ख़वातीनो हज़रात, बराए मेहरबानी आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखिए। हम अब जो बातचीत शुरू करने जा रहे हैं इसका उन्वान गुल चांदनी है। इस सेशन में नजीबा आरिफ और आसिफ फ़ारूकी ज़हरा निगाह साहिबा से गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। ज़हरा आपा प्लीज़। आसिफ फ़ारूकी साहब। शुक्रिया। नजीबा आरिफ एक मुसन्निफ़, शायरा और एकेडमिक हैं और वो आजकल इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट्स एडवाइज़र उर्दू डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आसिफ फ़ारूकी साहब कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बानी होने के अलावा एक शायर, मुसन्निफ़। अच्छा जी, तनकीद निगार और मुतरजम है। इनके आला काम की बदौलत इनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। बिल्कुल, और इसी हैसियत में बात बिल्कुल जी। और आप सबको बताते चलें कि सेशन के आखिरी 10 मिनट सवालों जवाब के लिए मुख्तस किए गए हैं। सो दरख्वास्त होगी कि अपने सवाल मुख्तसर और जामे रखें और बराह रास्त सवालात मौजू से मुतालिक हों और आप अपनी नशिस्तों पर ही तशरीफ़ रखिएगा। सवाल पूछने के लिए हाथ बुलंद कीजिए, माइक्रोफोन आप तक पहुंचा दिया जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफ़िल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ मुझसे ये तवक्को रखना तो कुछ ज़्यादती होगी कि मैं ज़हरा आपा के फ़िक्र व फ़न पर कुछ रोशनी डाल सकूँगी। ज़हरा आपा की शख्सियत और उनकी शायरी दोनों हम में से किसी के लिए भी अजनबी या नई नहीं हैं। हम सब उनके मद्दाह हैं, जैसा कि डॉक्टर आसिफ फ़ारूकी ने कहा, और उनकी शायरी को पढ़कर हमने बहुत सी बातों को महसूस करना सीखा है। एहसास की और इजहार की बहुत सी लताफ़तें हैं जो उनकी शायरी ने हमें सिखाई हैं। हम यहाँ मौजूद हैं उनकी शायरी सुनने के लिए और उसके बारे में चंद मुख्तसर बातें, ख़ास तौर पर एक इंतखाब के हवाले से जो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापा है और उनकी शायरी, ये डॉक्टर आसिफ फ़ारूकी का ने इसको मुरतब किया है। उनकी तरतीब और उनका इंतखाब है ज़हरा निगाह आपा की शायरी का, जिसमें उनकी सब खूबसूरत, सभी कलाम उनका बहुत खूबसूरत है, मगर उसमें से मुंतखब चीज़ें उन्होंने उसमें शाया की हैं जो यहाँ पर मौजूद भी है। तो सबसे पहले तो हम ज़हरा आपा को खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ रखती हैं हमारे दरमियान, और फिर आसिफ फ़ारूकी से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस इंतखाब के बारे में कुछ बातें कहें और उसके बाद हम ज़हरा आपा से कहेंगे कि वो अपनी कुछ शायरी पर। शुक्रिया डॉक्टर नजीबा। देखिए, एक तो मैं ये तय करके आया हूँ कि इस वक्त मैं कम से कम बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा सुनूँ, ज़हरा आपा को शेर पढ़ते हुए, बात करते हुए सुनूँ। इस इंतखाब पर ये ज़रूर है कि मेरा नाम मुरत्तब के तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन ज़हरा आपा ने हर किस्म के मुरत्तब की मुश्किलों को आसान कर दिया है। वो अपने कलाम को ख़ुद ही इतना इंतखाब करती नहीं है और उसमें से चीज़ें काटती ज़्यादा हैं, शायद लिखती कम है, और बाज़ चीज़ें वो लिखकर इधर उधर भूल भी जाती हैं। तो ज़्यादा आसानी तो ये थी कि ज़हरा आपा की जो चीज़ें मौजूद हैं, जो हम सबको याद हैं, इसलिए किसी भी इंतखाब के सिलसिले में ज़हरा आपा पर बात करने में या उनकी शायरी का इंतखाब करने में बहुत सहूलत होती है। उनकी शायरी में एक दिलकशी है, एक दिलावेज़ी है, जो एक लताफ़त है, वो एहसास बड़ा अहम है। और मैं चाहता हूँ कि उस एहसास का, जिस तरह मैं असीर हूँ, आप भी उस एहसास में शामिल हों और ज़हरा आपा की ज़बान से उनकी शायरी सुनें। बहुत आप सबकी मोहब्बत और नवाजिश है कि आप लोग मुझे यहाँ किसी न किसी तरह खींच के ले आते हैं और मुझसे शेर भी सुन लेते हैं।
कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इस्लामाबाद में कराची में कितनी दूरी है, कितना फासला है, लेकिन ये नसीब की बात है कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ के हालात भी आप पर वाज़ेह हैं। कल परसों की एक ख़बर ने बिल्कुल दिल हिला के रख दिया हमारा। अब ऐसे मौक़ों पे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इन हालात में शायरी करती हैं? भाई शायरी जिसको करना आती है या जिसे थोड़ी बहुत फितरत की तरफ से ये उसमें मदद मिलती है वो शायरी तो करता है। तो इन हालात में, बुरे हालात में क्या हाँ, तारीख़ तो यही कहती है कि जब हालात बुरे होते हैं तो अच्छी शायरी वजूद में आती है। गड़बड़ है शहर में, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं आ सकते, मजमा इकट्ठा नहीं हो सकता, ये होता है वो होता है। तो मैं इन लोगों से कहती हूँ कि देखिए, हमारे मुल्क की जो बेहतरीन शायरी थी वो कहाँ लिखी गई, वो घर अब पता नहीं है कि नहीं है। खयाम सिनेमा होता था एक, उसके पीछे एक घर था और उसके ऊपर वाले हिस्से में फैज़ साहब रहते थे और सुबह के 4 बजे तक वहाँ लोगों की आवक जावक, शोर हंगामा ये सब होता था। और उस माहौल में उसी जगह के एक कमरे में एक खिड़की खुलती थी, एक मेज़, एक कुर्सी, और उस वक्त वहाँ पाकिस्तान की बेहतरीन शायरी वजूद में आई। देखिए, शायर जो है ना वो खेप की खेप आती है शायरों की, और ये ज़रूरी नहीं है कि सब बहुत अच्छे हों, सबको लोग पहचान लें, सबको लोग एडमायर करें। फ़िराक़ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो मैं अक्सर कहती हूँ कि दुनिया की हर सल्तनत का काम बग़ैर किसी सदर के या बादशाह के नहीं चल सकता। किसी न किसी को कुछ न कुछ, किसी न किसी एतबार से मुंतज़िम होना पड़ता है। लेकिन एक इक़लीम सुखन यानी शायरी की सल्तनत ऐसी है जिसकी कुर्सी सिदारत सदियों तक खाली पड़ी रहती है। फिर कहीं जाके कोई मीर आता है, फिर कहीं जाके कोई गालिब आता है, इसी तरह से कुछ नाम आते। उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे शोरा भी होते हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं जानता। हमारे एक दोस्त ख्वाजा साहब, मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब कहा करते थे कि उनकी रिसर्च थी कि कमो बेश 36,000 या 35,000 शोरा दरबारों से मुंसलिक रहे, साहिब दीवान भी रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। तो यह इसी तरह से शायरी का मैदान बड़ा अजीब है, और जिसको ये मौका मिल जाए कि वो अपने शेर सुना दे, और जिसे ये मौका मिल जाए कि लोग उसके शेर अच्छी तरह से सब्र व ज़ब्त के साथ सुन लें, वो समझिए बहुत बड़ा खुशकिस्मत शायर। मैंने शायरी कम की है, सही कहा आसिफ ने, इन्होंने इंतखाब भी कर दिया। क्या बताऊँ, ना मैं गालिब हूँ ना ये फजले हक खैराबादी, इन्होंने जो इंतखाब कर दिया, अच्छा किया, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। अब आप कुछ सुनना चाहें या कुछ पूछना चाहें। आजकल जो हालात हैं उनसे ज़ाहिर है कि उससे तो हम अपनी नज़र नहीं हटा सकते। पता नहीं, मुझे याद बहुत सी चीज़ें अब नहीं रहती, तो निकालती हूँ। एक छोटी सी नज़्म है, पहले उससे शुरू करती हूँ। हम लोग जहाँ सिंध की एक रिवायत है कि माएँ अपने बच्चों से कहती हैं, अब से नहीं सैकड़ों बरस से, कि जंगल के जितने मोर हैं वो सब तुम्हारे बहनोई हैं और मोरनियाँ तुम्हारी बहनें हैं। लेकिन जिस गांव की ये रिवायत है, जिस खित्ते की, उसमें मोर मरना शुरू हुए और उसके बाद बच्चे मरने लगे। तो ये छोटी सी एक नज़्म है, उसका तासुर है कि माँ ने बच्चा, बहुत आसान है, माँ ने बच्चा गोद में लेकर आँखों में उसकी काजल भरकर काला डोरा हाथ में बांधा, फिर बोली अब चल मेरे चंदा तुझको मोर का नाच दिखाऊं। मोर को नाचते देख के बच्चा खूब हंसा, बड़ी बड़ी काली आंखों में मोर के पर का रंग भर गया, नन्ही नन्ही नर्म हथेली जाग उठी, हल्की हल्की ताल से
जंगल झूम उठा। माँ ने बताया, मोरनी तेरी बहन है बेटा, मोर तेरा बहनोई है, मोर से तेरा रिश्ता बहुत पुराना है, मैंने इस रिश्ते को निभाया, तू भी इस रिश्ते को निभाना। कुछ ही दिनों में शहर की जहर आलूद हवा ने जंगल को बर्बाद किया। मोर मोरनी सभी मर गए, परों के रंग सिमटकर खाकी हो गए, तनी हुई मगरूर गर्दनें पहले झुकीं और फिर ढलक गईं। माँ की गोद में लेटा बच्चा खाने और पानी को तरसता, मोर की तरह वो भी मर गया। आंखों के रंग फीके पड़ गए, तनी हुई गर्दन भी ढलक गई, काला धागा सूखी कलाई छोड़ गया, कोपल जैसी नर्म हथेली बंजर हो गई। खाली जंगल, खाली घर, जंगल के सब रंग बिखर गए, माँ के सारे बच्चे मर गए। सहरावा, एक बात आपकी शायरी से मुझे हमेशा महसूस होती है कि बड़े बड़े पुरशिको अल्फाज इस्तेमाल करके, बड़ी बड़ी तराकीब और इस्तिलाहात इस्तेमाल करके हम अगर फ़िक्र और ख़याल में कुछ कमी भी हो तो उसे छुपा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती। आप इतने सादा अल्फाज में इतनी शिद्दत एहसास भर देती हैं, ये कैसे होता है? नहीं, मैं जान के मेरी कोशिश होती है कि कम से कम मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्योंकि लड़के लड़कियां जिनसे मेरा वास्ता रहता है, जिनके फिर सबीन याद आती है मुझे कि हम वहाँ जाते थे और बहुत यंग लड़के लड़कियों का वहाँ मजमा इकट्ठा होता था। तो अब ये लोग सब कॉन्वेंट बैकग्राउंड के होते हैं, इनके यहाँ घरों में अब उर्दू का इतना चर्चा नहीं होता, तो बहुत से लफ्ज़ों में उन्हें मुश्किल पेश आती थी। लेकिन मैं जब अपनी नज़में सुनाती थी और उनसे पूछती थी तो वो कहते थे कि भाई आपकी नज़म हमारी समझ में आ रही है, जो आप कह रही हैं वो हमारी समझ में आ रहा है। तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उन नौजवान लड़के लड़कियों के अलावा भी, अब जैसे आपकी वो नज़्म, मारूफ नज़्म, सब आप सब उससे वाकिफ़ होंगे, समझौते की चादर, मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है, कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं, किसी भी झूठ का टांका नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी सच्चाई है, आपने 4 मिसरों में उसको कह दिया। और इंतज़ार साहब ने बिल्कुल बजा कहा कि ये नज़्म एक पूरा नावल है। हमारे माशरे में औरत को अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जिस तरह के समझौते करने पड़ते हैं और जो उसकी ज़िंदगी का हासिल होते हैं, वो सारे के सारे आपने इन 2 मिसरों में समो दिए कि वो सच और झूठ के दरमियान कहीं ज़िंदा रहती है, न खुल के सच बोल सकती है और न पूरा झूठ बोलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौजू था जिसको आपने इस नज़्म में समेट लिया। आप ये नज़्म सुनाइए हमें। आपा ये है नज़्म, ये नज़्म ज़रूर है कि मुलायम गर्म समझौते की चादर, मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है, कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं और किसी भी झूठ का टांका नहीं है। इसी से मैं भी तन ढक लूंगी अपना और इसी से तुम भी आसूदा रहोगे, न खुश होगे न अफसरदा रहोगे। वाह। इसी को तान कर बन जाएगा घर और बिछा लेंगे तो खिल उठेगा आंगन, और पकड़ लेंगे तो गिर जाएगी चिलमन। मुलायम गर्म समझौते की चादर, ये चादर मैंने बरसों में बुनी है, क्या कहीं भी सच के गुल बूटे नहीं हैं और किसी भी झूठ का टांका नहीं। बहुत। और आपा, वो शाम के तारे से आपकी कैसे दोस्ती हुई? शाम के तारे से मेरी बड़ी बचपन की दोस्ती। तो वो नज़्म सुनाइए, शाम का पहला तारा। बल्कि उस पर एक नहीं 2 नज़्में। जी, 2 नज़्में। एक शाम का तारा नंबर 1, फिर नंबर 2। जिस तरह की ज़िंदगी गुजरी है, बहुत सी बातें एक अजीब व गरीब असर छोड़ जाती हैं। ये असल में एक दावत या पार्टी की एक
बाद ये नज़्म मैंने लिखी थी। जब झोंका तेज हवाओं का कुछ सोच के धीमे गुजरा था, जब तपते सूरज का चेहरा ऊदी चादर में लिपटा था, जब सूखी मिट्टी का सीना सांसों की नमी से जागा था, वाह, हम लोग उस शाम इकट्ठे थे। वाह, जिसने हमें हंसकर देखा था वो पहला दोस्त हमारा था, वो शाम का पहला तारा था, वाह, जो शायद हम दोनों के लिए कुछ वक्त से पहले निकला था। वाह, अब ये इस नज़्म का दूसरा हिस्सा है। जब झिलमिल करता वो कमरा सिगरेट के धुएं से धुंधला था, जब नशे मय की तलखी से हर शख्स का लहजा मीठा था, क्या बात, जब नशे मय की तलखी से हर शख्स का लहजा मीठा था, हर फिक्र की अपनी मंजिल थी, हर सोच का अपना रास्ता था। हम लोग उस रात इकट्ठे थे। उस रात भी क्या हंगामा था। मैं महवे मदाराते आलम और तुमको ज़ौक़ तमाशा था। वाह 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 वाह, मौज़ूए सुखन जिस पर हमने राय दी थी और सोचा था, दुनिया की बदलती हालत थी, कुछ आबो हवा का किस्सा था। जब सब लोगों की आंखों में कमरे का धुआं भर आया था, तब मैंने खिड़की खोली थी, तुमने पर्दा सरकाया था। जिसने हमें दुख से देखा था वो पहला दोस्त हमारा था, वो शाम का पहला तारा था, जो शायद हम दोनों के लिए उस रात शहर तक जागा था। वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह, बहुत अच्छा। अब इस तारे के हवाले से जो दूसरी नज़्म है वो भी सुना दीजिए। क्या ये वही तारा है? है वही, तकरीबन वही है। मैं इसमें देखती हूँ शायद इसमें जरा सा लई पकड़ा दे। देखना पड़ेगा। ये है, ये है, चलिए इसमें है। वाह, ये तो आसिफ ने बड़ा काम किया। दूसरी भी है तो मैंने इंतखाब देखा ही। अब ये शाम का पहला तारा नंबर 2। मेरी उस शाम के तारे से मुलाकात बहुत गहरी थी। वो मेरा हमदमे देरीना था। मैं बहुत छोटी थी जब माँ ने बताया था मुझे, मैं बहुत छोटी थी जब माँ ने बताया था मुझे, देखो देखो वो उधर, वो मेरी उंगली के करीब एक तारा भी तुम्हें देखता है। देखो देखो वो उधर, वो मेरी उंगली के करीब एक तारा भी तुम्हें देखता है। उन दिनों जब मैं हवाओं की तरह उड़ती थी और डाली की तरह झूम के लहराती थी, रात और दिन के लिपटने की घड़ी आते ही सिर्फ उस तारे की खातिर में ठहर जाती थी। वो मुझे देखता था, मैं भी उसे देखती थी। वो मुझे ढूंढता था, मैं भी उसे ढूंढती थी। और इस ईद मुलाकात के बाद रोज हम दोनों बिछड़ जाते थे। वाह वाह वाह। और इस ईद मुलाकात के बाद रोज हम दोनों बिछड़ जाते थे। अपनी मंजिल की तरफ वो भी चला जाता था और अपने रास्तों की तरफ मैं भी पलट आती थी। मेरी उस शाम के तारे से मुलाकात बहुत गहरी थी। मैंने तारे की रिफाकत में शगुन कितने लिए, आज देखा नहीं तारा मैंने। आज की शाम जो रोज आता है शायद नहीं आए, रास्ता भूल न जाए। आज तो जल्द निकल आया है तारा मेरा, आज की रात मुलाकात मुझे की मिलेगी मुझको, अनकहे लफ्जों की सौगात मिलेगी मुझको। वाह वाह वाह। आज तो जल्द निकल आया है तारा मेरा, आज की रात मुलाकात मिलेगी मुझको, अनकहे लफ्जों की सौगात मिलेगी मुझको। मैंने तारे की रिफाकत में शगुन कितने लिए। अब मैं तन्हा हूँ, बरस बीत गए हैं कितने,
कोई तारा नहीं देखा मैंने। दूर की चीज़ ज़रा धुंधली नज़र आती है। मेरी ख्वाबीदा समात को जगाने के लिए सिर्फ आवाज़ अज़ां आती है। अब शगुन काहे से लूँ, किसके आने की उम्मीदें बांधूं और किसके जाने से परेशान रहूं। कल मगर फ़ोन की घंटी ने मुझे अपने माहौल से बेदार किया, ज़िंदगी से मुझे दो चार किया। एक अमृत भरा लहजा मेरे कानों में घुला। अम्मा कल शाम दिखाया हमने अपने बच्चों को चमकता तारा। वाह 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 वाह। कौन सा तारा दिखाया तुमने? आपका शाम का पहला तारा। वाह 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 वाह। फोन जब खत्म हुआ, वक्त दोनों ही गले मिलते थे। मैंने खिड़की से हटाया पर्दा। आसमां हद नज़र तक वरक़ सादा था। न शफक थी न उफ़क़ थी, न कहीं तारा था। यकबयक एक किरण चेहरे पे लहराने लगी। दूर की चीज़ ज़रा धुंधली नज़र आती है। मेरा तारा मेरी पलकों पे उतर आया था। मैंने उंगली के सहारे से उसे थाम लिया, अपने आंचल में उसे बांध लिया। भला इस उम्र में ये साथ किसे मिलता है? वाह वाह वाह। मेरी उस शाम के तारे से मुलाकात बहुत गहरी थी। वाह वाह वाह। अच्छा आपा, आपकी नज़मों में फितरत से बहुत गहरा रिश्ता मिलता है। पेड़ हैं, फूल हैं, हवाएं चलती हैं, पत्ते गिरते हैं। आपकी एक नज़्म च्यूंटी पर भी है। हाँ, उस च्यूंटी नज़्म सुनाइए आप। च्यूंटी पर, दरख्त पर बहुत खूबसूरत नज़्म है। डाल, ये चूंटी इसका उन्वान है। डाल देता था कोई दाना मेरे रास्ते पर, अनगिनत शामों सहर रेंग के मैं जीती थी, और नातवां जिस्म पे वो दाने उठा लाती थी, और रेंगते रेंगते फिर बिल में चली जाती थी। एक दिन धूप ने एहसास दिलाया मुझको, तू जो हिम्मत करे इन पैरों में दम आ जाए। फिर हवाओं ने भी रुक रुक के सरगोशी की, एक बिल के बाहर तो निकल, देख ज़रा दुनिया भी। मैं खड़े होने की कोशिश में बहुत घबराई, लड़खड़ा कर मैं गिरी, गिर के उठी, चकराई। ऐन उस वक्त कोई आया सहारे के लिए। पहले सीना मेरा मिट्टी से लगा रहता था, और अब मेरा सर किसी शाने से टिका रहता है। वाह वाह वाह। वो बल्कि ज़हरा आपा, आपसे बात तो ये पूछनी चाहिए कि इन नज़मों में जैसा डॉक्टर साहिबा ने कहा कि फितरत भी है, एक रिफाकत का एहसास भी है, नरमी भी है, लेकिन अब जो शायरी आप कर रही हैं, मुस्लिम फसादात पे आपने लिखा, फिर दहशत गर्दी पे लिखा, गुलजमीना का किस्सा लिखा, तो ये आपकी शायरी में एक तब्दीली सी महसूस होती है, आपके मौज़ूआत बदल से गए हैं। देखो किस्सा ये होता है, अब मुझे मगरबी मुफक्किरीन के नाम कभी गलत सलत न ले दूँ। शायद कार्लाइल ने लिखा है, क्या लिखा है कि तारीख़ जो है वो हमेशा बड़े आदमियों की सवाने हो जाती है। इसी तरह मैं अपनी हकीर राय में ये समझती हूँ कि शायरी जो है वो अक्सर शायरों की सवाने हो जाती। आप नज़ीर अकबर आबादी की पूरी शायरी उनकी सवाने, मीर की पूरी शायरी, उनकी जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं सब वही। 2 जंगें हैं, गालिब के ऊपर जो गुजरी है उनकी शायरी, उनकी सवाने हो जाती है, वो सब गुजरता है। मैं जिस शहर में रहती हूँ, जहाँ मेरे बहन भाई दोस्त अजीज़ अहबाब रहते हैं, उस शहर की हालत का कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। मुझसे लोग पूछते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ, कैसे हालात हैं? मैं कहती हूँ ठीक हैं। तो वो लोग पूछते हैं भाई आप कहती हैं ठीक है? मैं कहती हूँ वहाँ हालात हैं ही नहीं जो अच्छे या बुरे हों। अगर हालात होंगे तो या अच्छे होंगे या बुरे होंगे। देखिए बात ये, मेरी एक कज़न अपने बच्चे को फ़ोन कर रही थी अमेरिका, और उससे कह रही थी कि बेटा तुम आ जाओ, इस 1 महीने में बड़ा सुकून है, सिर्फ 9 आदमी कत्ल हुए हैं, अब तुम आ जाओ, घबराओ मत। तो वहाँ यही है। कल मैंने एक शेर पढ़ा था कि यारब ये तीरगी ये मुसलसल सदाए मर्ग, सहमे हुए दिलों को कहीं रास आ न जाए।
वाह 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 वाह। तो हमको ये डर है कि ये सब बातें, ये सदाए मर्ग जो है वो हमें रास आ गई है। अब हमें एहसास नहीं हो रहा है वहाँ रह के कि भाई इस दौरान हम शायरी करें तो क्या करें, किस तरह की शायरी करें, क्योंकि अतराफ से तो आप बेखबर नहीं रह सकते। या तो अपनी ज़ात के बारे में करें या लोगों के बारे में। अब कल मुझसे किसी ने पूछा सबीन के बारे में कुछ बताइए, टेलीविजन वाले, ये क्या बताऊं। जिस लड़की को मैं जानती, जो मेरी बच्चियों की तरह थी, उसको आपने 5 गोलियां मार के खत्म कर दिया, तो भाई क्या बताऊं उसके बारे में। हमारी उम्र का कोई जाए तो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ हम ये रोज देखते हैं, तो बताइए किस तरह की शायरी करें। तो अब हमारा तो बकौल शायर के जीवड़ा निकल गया, कहाँ की रुबाई कहाँ की गजल, बस तो यही है। हाँ। देखिए आपको सुनाती हूँ, बताओ क्या सुनाऊं। तुम कुछ गुल जमीना वाली नज़्म और लाइए मैं उसमें से आपको निकाल, उसमें है गुल जमीना, निकाल। हाँ हाँ वो भी सुनाती हूँ। गुल जमीना सुनो, गुल जमीना सुनो, तू दए खाक पर अपनी कोपल सी उंगली से क्या लिख रही हो। गुल जमीना ने शरबत भरी आंखें ऊपर उठाई और कहने लगी, कुछ ही दिन कबल ये तू दए खाक ही मेरा स्कूल था। मैंने अल्लाह का नाम या हाफिजो इसकी दीवार पर लिख दिया था। मेरे कागज़, कलम और किताबें मेरे कुनबे के हमराह सब मिट चुके हैं। मैं यहाँ रोज आती हूँ, अपनी यादों के बस्ते से पिछले सबक ढूंढती हूँ, सुफ़े खाक पर उनको लिखती हूँ और लौट जाती हूँ। मेरी किस्मत में पढ़ना नहीं है, न हो मेरा आमोख्ता, मेरा लिखना तो जारी रहे, मेरा लिखना तो जारी रहे। वाह वाह। आप ये किस्सा गुल बादशाह का, ये गुल जमीना का लगता है एक भाई भी है जिसका नाम गुल बादशाह है। ये तो हमने सुना ही है कई दफ़ा आप लोगों को। ये एक ये तो कई दफ़ा सुना चुके, सुना दीजिए। ये नाम मेरा है गुल बादशाह, ये अफ़गान वॉर जब शुरू हुई है तब की काफ़ी पुरानी नज़्म है। नाम मेरा है गुल बादशाह, उम्र मेरी है 13 बरस और कहानी मेरी उम्र की तरह से मुंतशिर मुंतशिर, मुख्तसर मुख्तसर। मेरी बेनाम बेचेहरा माँ बेदवा मर गई, बाप ने उसको बुर्क़े में दफना दिया। उसको डर था कि मुनकर नकीर मेरी अम्मा का चेहरा न देखें। बाप का नाम जरताज गुल, उम्र 32 साल, वो मुजाहिद शहादत का तालिब, राह हक का मुसाफिर हुआ और जामे शहादत भी उसने मेरे चाचा के हाथों पिया, जो शुमाली मुजाहिद था और पंजवक्ता नमाजी भी था और हाजी भी था। तो मसला इस शहादत का पेचीदा है, इसको बेहतर यही है यही छोड़ दें। अब बहरहाल बाबा तो जन्नत में है, उसके हाथों में जामे तहूर, उसकी बाहों में हूर व कसूर। मेरी तकदीर में बम धमाके धुआं, पिघलती हुई ये ज़मीं, बिखरता हुआ आसमां। बाद अज़ मर्ग वो जिंदा है और जिंदगी मुझसे शर्मिंदा है। कल सरे शाम दुश्मन ने आते हुए बम के हमराह बरसा दिए मुझ पे कुछ पीले थैले, जिनसे मुझको मिले गोल रोटी के टुकड़े, एक मक्खन की टिकिया, एक शरबत की बोतल, मुरब्बे का डिब्बा। इसके बदले में वो ले गए मेरे भाई का दस्ते मशक्कत, जिसमें मन्नत का डोरा बंधा था। इसके बदले में वो ले गए मेरे भाई का दस्ते मशक्कत,
जिसमें मन्नत का डोरा बंधा था, मेरी छोटी बहन का वो पाँव जिससे रंगे हिना फूटता था। तो लोग कहते हैं ये अमन की जंग है, और अमन की जंग में हमला आवर सिर्फ बच्चों को बेदस्तोपा छोड़ते हैं, उनको भूखा नहीं छोड़ते। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। मैं दहकते पहाड़ों में तन्हा अपने तरके की बंदूक थामे खड़ा हूँ, तमाशाए अहले करम देखता था, तमाशाए अहले करम देखता। नाम मेरा है गुलबाज। कई बरस पहले की ये नज़्म आज भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही कारगर है। यहाँ फरमाइश हो रही थी, किसी ने जंगल के कानून के लिए कहा था, तो जंगल का कानून पर इसका भी एक किस्सा है। किसी ने इसको डाल दिया उस पर आपके वेबसाइट पे और अनवर का नाम लिख दिया। अनवर ने बड़ी इसके लिए दाद समेटी, और उसके बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अब लोगों ने लिख दिया है, अब कोई बात नहीं, यह हमारा फैमिली का मामला है, इसमें लोगों को बीच में मत आने, चलने दो ऐसे। तो वो है कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई कानून होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांवों में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे भूलकर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियां उसको पड़ोसी मान लेती हैं। कोई तूफान आ जाए, कहीं पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, कोई दस्तूर होता है। तो खुदावंदा जलीलो मोतबर, दानाओ बीना, मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज कर, कोई दस्तूर नाफिज कर। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर। कमेंट करता हूँ मैं। आपा, जैसा आपने बताया कि ये अनवर मकसूद साहब के हवाले से नज़्म बहुत मशहूर हुई और उन्होंने कहा कि घर की बात है घर में रहे, मुझे इस वक्त तशवीश ये हो रही है कि अगर ये नज़्म जुबैदा आपा के नाम से मशहूर हो जाती तो आप क्या करते हैं? वो भी खुश होती मैं कि वो कहती कि जब गोश्त गलने में ज़रा देर लगे तो आप ये नज़्म पढ़ लिया कर। वैसे आपने भी एक टोटके किस्म की चीज का जिक्र किया है, गुल चांदनी, जो आपकी एक नज्म है, जो एक बेइंतहा खूबसूरत नज्म है। वो तो बहुत, मुझे अपनी नज़मों में वो बहुत बहुत अच्छी लगती है गुल चांदनी। वो खुद भी जैसे कि बहुत 3-4 बच्चे हों तो या 2 हों तो एक बहुत अच्छा लगने लगता है, तो इस तरह शायरी का भी है कि एक आध नज़म आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो गुल चांदनी उन नज़मों में से एक है जी। एक ये है कि बचपन से हमने ये देखा था, तो बहुत सी रिवायतें अब ख़त्म हो गई हैं कि बड़े दरख्त हैं घर में, उसमें कीलें ठुकी हुई हैं, तो कहते थे ये अच्छा कुछ गड़बड़ है, कोई आसेब था यहाँ। कल शाम याद आया मुझे ऐसे कि जैसे ख्वाब था, कोने में आंगन के मेरे गुल चांदनी का पेड़ था, मैं सारी सारी दोपहर साए में उसके खेलती, फूलों को छूकर भागती, शाखों से मिलकर झूलती। उसके तने में बीसियों लोहे की कीलें थीं जड़ी, अब कीलों को मत छूना कभी, ताकीद थी मुझको यही,
ये राज मुझ पर फाश था, उस पेड़ पर आसेब था। एक मर्दे कामिल ने मगर ऐसा अमल उस पर किया, बाहर वो आ सकता नहीं, कीलों में उसको जड़ दिया। हाँ, कोई कीलों को अगर खींचेगा बाहर की तरफ तो आसेब भी छूट जाएगा, फूलों को भी खा जाएगा, पत्तों पे भी मंडलाएगा, फिर देखते ही देखते ये घर का घर जल जाएगा। अब ये इस नज़्म का दूसरा हिस्सा है कि इस सहने जिस्मो जाम में भी गुल चांदनी का पेड़ है। इस सहने जिस्मो जाम में भी गुल चांदनी का पेड़ है। सब फूल मेरे साथ हैं, पत्ते मेरे हमराज हैं। इस पेड़ का साया मुझे अब भी बहुत महबूब है। इसके तने में आज तक आसेब वो महसूर है। ये सोचती हूँ आज भी, कीलों को गर छेड़ा कभी, आसेब भी छूट जाएगा। पत्तों से क्या मतलब उसे, फूलों से क्या लेना उसे, बस घर मेरा जल जाएगा। वाह, क्या घर मेरा जल जाएगा। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत। ज़हरा आपा, आपके यहाँ निसाई मज़ाहमत ऐसे बुलंद बांग अंदाज में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी नज़में ऐसी हैं कि उन्हें पढ़कर मज़ाहमत पर आमादा हो जाता है दिल। जैसे आपकी नज़्म है, ज़हरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। होता है, असल में होता ही है कि कोई चीज़ कोई ख़ास बात सोच के और उसको इस तरह से नहीं होता है। बाज़ औक़ात कोई छोटी सी बात होती है, वो इस तरह से पीछे लग जाती है। देखिए, जहाँ तक मुझसे पहले भी पूछा था, शायद आसिफ ने पूछा था या किसी और ने पूछा था कि फेमिनिस्ट शायरी आपकी है और फेमिनिज्म की तरफ है। मैंने कहा देखिए, शायरी किसी भी इज़्म की मुतहम्मिल होती नहीं है। अब आप उसके दर्जे मुतय्यन कर दें, फिर ज़ाहिर है औरतों की जो जुल्म है, जो बेबसी है, जो सहती आ रही हैं, उसके ऊपर कौन औरत खामोश रह सकती है। और इसमें भी अब कोई नई तहरीक शुरू होती है, होते ही वो भी खानों में बढ़ जाती है। अब शक्लें दूसरी हो गई, जब शुरू हुई थी ये तहरीक तो उसकी सूरत दूसरी थी। लेकिन मेरा ये है कि मेरी जो समझ में आता है वही लिख लेती हूँ। आपका वो नज़्म भी सुनाइए, ज़हरा ने बहुत दिन से, इसमें मैं आपको निकाल, ये इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। एक सादुल्ला करीमी वाली सुनाना चाहती हूँ, वो नई नज़्म। अच्छा चलिए वो पहले सुना दीजिए। वो सुना देती हूँ, ये उसके बाद, क्योंकि ये नई नज़्म है और ये है सादुल्ला करीमी की डायरी का एक वरक है। नाम इसी तरह के होते हैं। मैं सादुल्ला करीमी, मैं हूँ पैदावार गुर्बत। 3 बहनें 3 भाई, भाई सारे गुमशुदा। 7वां नंबर था मेरा, भूख मेरी सरपरस्ती कर रही थी। घर मेरा क्या था, हिसारे बेकसी था। वाह वाह वाह। एक शब ऐसा हुआ, गुमशुदा एक भाई मेरा घर में आया और मुझे हमराह लेकर चल दिया। मुझको एक वीरान मस्जिद में बिठाया, मौलवी के कान में कुछ कह के रुखसत हो गया। मौलवी ने मुझको खाना भी खिलाया, मुझको कपड़े और जूते भी दिए। साफ कपड़े, सर पे पगड़ी, पाँव में जूते पहनकर मैंने अपने आप को देखा तो सोचा मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। दर हकीकत वो तो कोई और था, मैं हिसारे बेकसी में रह गया था। वाह। वो मुरब्बी फिर मुझे एक मदरसे में ले गया। मैं वहाँ हिल हिल के अहकामे खुदा पढ़ता रहा, जिक्रे हुराने बहिश्ती देखता सुनता रहा। फिर मिला वो दर्स आखिर, काफिर व मुस्लिम का फ़र्क, एक नए इस्लाम का पहला सबक। कुछ इस तरह। सुन सादुल्ला करीमी, याद रख, मस्जिदों में जो नमाजी जा रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं। जिनकी शलवारें न हों टखनों से ऊंची, सब गुनाह के मुर्तकिब हैं।
जिनके चेहरों पर न हो दाढ़ी का नूर, मुशरिक व कुफ्फार हैं, दाखिले हसनात होना है तो इनको ख़त्म कर। सुन सादुल्लाह करीमी, याद रख, वो जो औरत रास्ते में जा रही है, बेइजाज़त घर से बाहर आ गई है, क्या खबर वो किससे मिलने जा रही है। वो ज़ने नापाक है, मिसले खसो खाशाक है, और इसको कोड़े मारना तो फ़र्ज है। तेरे मसलक का ये तुझ पर कर्ज है। हाँ, मगर इस बात का रखना ध्यान, जब भी कोड़े मारे जाएं जिस्म बेपर्दा ना हो। वाह वाह वाह। सुन सादुल्लाह करीमी, याद रख, वो कलीसा हो के मंदिर, बारगाहे ख़ानदाने मुस्तफ़ा हो या हो मस्जिद, सबकी सब धोखा हैं। इनको मुनहदिम कर दे कि हम तामीर हों। लड़कियां जो लिखने पढ़ने जा रही हैं, बेहिजाबी इनकी रग रग में छुपी है, कत्ल ही से इनका पर्दा ढक सकेगा। ये जो बच्चे खेलते हैं, ज़ुर्रियात शैतानत हैं, लाख छोटे हैं, बड़े होकर इजाफा ही करेंगे लश्करे कुफ्फार में। ये भी मर जाएं तो अफसुर्दा न हो आने वाली नस्ल, बस तेरी हो या फिर मेरी। अब मैं डिग्री याफ्ता हूँ, फारिग़ुत तहसील हूँ। इस नए मजहब का लावा मेरी रग रग में उबलता आ रहा है। मेरी डिग्री अब मेरी जैकेट में है। मैं हिसारे बेकसी का रहने वाला, भूख जिसकी सरपरस्ती कर रही थी, एक पल में तय करूंगा जादे हफ्त आसमां। एक बटन का फासला है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान। वाह वाह वाह। एक बटन का फासला है मेरे और मेरे खुदा के दरमियान। आपा, फरमाइशें तो बहुत सी हैं। एक फरमाइश डॉक्टर नजीबा ने की है और मेरी फरमाइश वो माँ वाली नज़्म है, और फिर वो नज़्म हम सुन लें तो फिर कुछ लोगों से भी सवाल जब वो माई, वो जो माँ पे जो आपकी नज़्म है, वो मेरे ख्याल है आखिर में मैं बच गई माँ। वो भी यही है, जिन्होंने न सुनी उनके लिए बता देती हूँ कि ये बहुत है आम ये बात के पहले से वो मालूम कर लेते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की, फीमेल फीटसाइज जिसे कहा जाता है उसको। अगर लड़की है तो पहले से उसको ख़त्म करवा दें। गाँवों में बहुत हो रहा है और इसी में औरतों की जानें भी चली जाती हैं। तो ये नज़्म उस बच्ची की ज़बान से है। वो ये कहती है, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ। गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते, गर मेरे नक्श उभर आते वो तब भी लहू से भर जाते। मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता, मेरा कद जो थोड़ा सा बढ़ता मेरे बाप का कद छोटा पड़ता। मेरी चुन्नी सर से ढलक जाती, मेरे भाई की पगड़ी गिर जाती। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई माँ, मैं बच गई माँ। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता। मेरी आंखें रोशन हो जाती, तेजाब का सुरमा लग जाता। सट्टे वट्टे में बढ़ जाती, हर ख्वाब अधूरा रह जाता। तेरी लोरी सुनने से पहले खुद अपनी नींद में सो गई माँ। अनजान नगर से आई थी, अनजान नगर में खो गई माँ। मैं बच गई माँ, मैं बच गई माँ, तेरे कच्चे खून की मेहंदी मेरी पोर पोर में रच गई। बस करें, काफी। और कोई नज़्म याद आ रही? नज़्में तो बहुत सी याद आ रही हैं। आपा ये एक नज़्म ज़रूर सुनाइए, जहरा ने बहुत दिन से। ये भी सुनाई है कई दफ़ा, बार बार सुनने को जी चाहता है। हाँ, ये ज़ियाउल हक साहब का ज़माना है ना। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है, हालांकि दरी हंसना क्या कुछ नहीं देखा है।
पर लिखे तो क्या लिखे और सोचे तो क्या सोचे। कुछ फिक्र भी मुबहम है, कुछ हाथ लरसता है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। भाई दीवानी नहीं इतनी जो मुंह में हो बक जाए, चुप शाह का रोजा भी यूं ही नहीं रखा है। बूढ़ी भी नहीं इतनी इस तरह वो थक जाए। अब जान के उसने ये अंदाज बनाया है, हर चीज भुलावे के संदूक में रख दी है और आसानी से जीने का अच्छा ये तरीका है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। घर बार समझती थी पिला है हिफाजत का। वाह। वो देखा कि गिरस्ती भी मिट्टी का खिलौना है। मिट्टी हो के पत्थर हो, हीरा हो के मोती हो, घर बार के मालिक का घर बार पे कब्जा है। एहसास हुकूमत के इजहार का क्या कहना, इनाम है मजहब का जो हाथ में कूड़ा है। दीवार पे टांगा था फरमान रिफाकत का, क्या वक्त के दरिया ने दीवार को ढाया है। फरमान रिफाकत की तकदीस बस इतनी है, एक जुम्बिश लब पर है रिश्ता जो अजल का है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। भाई 2 बेटों को क्या पाला। भाई नादा ये समझती थी इस दौलते दुनिया की मालिक वही तन्हा है। पर वक्त ने आईना कुछ ऐसा दिखाया है, तस्वीर का ये पहलू अब सामने आया है। बढ़ते हुए बच्चों पर खुलती हुई दुनिया है और खुलती हुई दुनिया का हर बाप तमाशा है। माँ बाप की सूरत तो देखा हुआ नक्शा है, देखे हुए नक्शे का हर रंग पुराना है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा है। सोचा था बहन भाई दरिया है मोहब्बत की, देखा कि कभी दरिया रास्ता भी बदलता है। वाह वाह वाह। देखा कि कभी दरिया रास्ता भी बदलता है। भाई भी गिरफ्तारे मजबूरी खिदमत है और बहनों पे भी तारी है किस्मत का जो लिखा है। एक माँ है जो पेड़ों से बातें किए जाती है और कहने को हैं 10 बच्चे और फिर भी वो तन्हा है। जहरा ने बहुत दिन से कुछ भी नहीं लिखा, हालांकि दरी उसने क्या कुछ नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। और अब सामीन में से, हाजरीन में से अगर कोई आपस से कुछ सवाल करना चाहें। आप फरमाइश कर दीजिए। सवाल अगर हो तो दरख्वास्त ये है कि सवाल तकरीर ना हो, पहले गजल। ठीक है। वो तो फैज साहब की है। हाँ नहीं, आप अब उस तरह से पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ याद नहीं। वो गजल कहते हैं मगर खराब गजलें कह रहे हैं तो क्या फायदा सुनाने से। अभी बल्कि सुबह में एक गजल मैंने नाश्ते की टेबल पे भी कही, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो मैं सुनाने के लिए नहीं कहूँगा, उसमें तलमीहात बहुत हैं। अच्छा चलिए देखिए, अब ऐसी गजल होती है। अब जान से ज्यादा जिस्म से वहशत होती है, आखिरी उम्र में ऐसी तबीयत होती है। जान से ज्यादा जिस्म से वहशत होती है, आखिरी उम्र में ऐसी तबीयत होती है। और कभी तो फंदा लगता है खामोशी का, और कभी बातों से वहशत होती है। वाह। अब कभी तो फंदा लगता है खामोशी का, फंदा लगता है, और कभी बातों से वहशत होती है। वाह। अपने लिखे शेर भी याद नहीं रहते, अपने आप से कैसी निदामत होती है। बहुत अच्छी। इसी तरह की है जो है, बस चलते रहते हैं। एक आध शेर अच्छा हो जाता है। क्या गजल लिखी थी जेनीवा, जो लास्ट ईयर आप गए थे, कौन सा? ताजा रोमांटिक किस्म के शेर। अच्छा मुझे याद नहीं कौन सा है। मैं क्या कह रहे, एक आध लफ्ज याद दिलाओ तो याद आए कि ये
वो गजल आपने अहमद शाह को क्यों सुनाई, हमें क्यों नहीं सुनाई? पता नहीं, अहमद शाह ने खुद कहीं सुन ली होगी। और हैं वो एक शेर सुनाती हूँ कि मैं खुद तन्हा सही इस बज़्म में, लेकिन करम ये है, मैं खुद तन्हा सही इस बज़्म में, लेकिन करम ये है, बहुत सारे अकेले लोग मुझसे मिलते रहते हैं। वाह 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 वाह। मैं खुद तन्हा सही इस बज़्म में, लेकिन करम ये है, बहुत सारे अकेले लोग मुझसे मिलते रहते हैं। एक और शेर हुआ, अब गज़ल लिख लेती हूँ, 4 शेर काट के एक शेर रख लेती हूँ। हुस्ने ताल्लुकात को तो वक्त खा गया, हुस्ने ताल्लुकात को तो वक्त खा गया, कायम रहा तो रिश्ते बेगानगी रहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्यों किसमें बहुत क्या अच्छा। कहने, हुस्ने ताल्लुकात को तो वक्त खा गया, कायम रहा तो रिश्ते बेगानगी रहा। और हाँ, नहीं, गाड़ी मेरी ले गई थी, जैसे कि अब कराची में ले जाते हैं, उसमें जैसा ही था। वही बहुत सी चीज़ें शमी अब याद नहीं रहती हैं। अभी तो मैंने कहा कि अपने लिखे शेर भी याद नहीं रहते। जी बेटा, हम थक गए लहरें गिनते गिनते, हम थक गए लहरें गिनते गिनते, दरियाए तलब हमें डुबो दे। वाह, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैम, एक आपकी नज़म है बुलावा, चलो उसको पर हम भी, मुझे बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया इस नज़म ने। एक दफ़ा क्यों रोना चाहते बेटे, तुम्हारे तो हंसने के दिन है। एक दफ़ा प्लीज सुना दें, और तरन्नुम से कोई एक शेरी अगर सुना दें अल्लाह करे तो। हमेशा हंसते रहो। रोने को जी चाह रहा है। चलो उसको ऊपर अब हम भी चढ़ जाएं, जहाँ पर जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। नहीं अहमद शाह नहीं चलेगा ही नहीं। देखो हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी थी, ये मुझे यकीन है। अच्छा, इसमें मुझे कोई गुमान ये नहीं है, शुभा नहीं है, लेकिन मेरा कान भी बुरा नहीं था। अच्छा, तो मुझे पता था कि मैं सुर में हूँ, ठीक पढ़ रही हूँ। अब भी चूंकि आवाज़ बुरी होगी, लेकिन कान अब भी अच्छा है, तो मैं क्यों किसी को इम्तिहान में डालूं। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो बुलावा, हाँ, चलो उस कोह पर अब हम भी चढ़ जाएं, जहाँ पर जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। सुना है एक निदाए अजनबी बाहों को ठहराए, जो आए उसका इस्तकबाल करती है, और उसे तारीकियों में लेके आखिर डूब जाती है। यही वो रास्ता है जिस जगह साया नहीं जाता, जहाँ पर जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। वाह। जो सच पूछो तो हम तुम जिंदगी भर हारते आए, जो सच पूछो तो हम तुम जिंदगी भर हारते आए, हमेशा बेयकीनी के खतर से कांपते आए, हमेशा खौफ के पैराहनों से अपने पैकर ढांपते आए। वाह। तो बुरा क्या है अगर उस कोह के दामन में छुप जाए, जहाँ पर जाके फिर कोई कभी वापस नहीं आता। वाह। कहाँ तक अपने बोसीदा बदन महफूज रखेंगे, किसी के नाखूनों ही का मुकद्दर जाग लेने दो। कहाँ तक सांस की डोरी से रिश्ते झूठ के बांधें, किसी के पंजरे बेदर्द ही से टूट जाने दो। फिर उसके बाद तो बस एक सुकूते मुस्तकिल होगा, न कोई सुरखरू होगा, न कोई मुनफैल होगा। वाह। चलो वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा। चलिए, मैंने बहुत समा खराशी की और आप लोगों ने उसे इतने सुकून और इत्मीनान से सुना। पीछे तक नहीं पहुंचेगी आप। बोलो। पता है मेरी आवाज का। जो आप बीती आप लिख रही थी, हाँ और जिससे आप इनकारी भी हो रही थी, हाँ
और जिसके नुक्ते भी आप लिखती जाती थी और डायरी भी बनाती जाती थी, वो कहाँ पहुँची? वो पहुँच गई और अलमारी में सो रही है। उसकी कुंजी किसके पास है? कुंजी मेरे ही पास है, लेकिन बच्चों को दे दूंगी, बेटों को। दोनों अभी तक उर्दू पढ़ना नहीं भूले हैं, तो पढ़ लेंगे। उनको पता लग जाएगा कि उनकी बेटे हैं, और भी बेटे हैं बहुत पढ़ना चाहिए। हैं बहुत। असल में बात यह है कि जब ये आदमी जब अपनी आप बीती वगैरह लिखता है ना, तो फिर उसमें एक तो मैं तो होना ही होता है उसमें, कि मैंने ये कर दिया, जो काम रुस्तम ने नहीं किया वो मैंने कर दिया। अच्छा, एक तो उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ बहुत पर्सनल बातें आ जाती हैं, तो उसका भी मैंने देखा है। जब जैसे कि मैंने साकी को, हमारे दोस्त हैं, आजकल तो बहुत बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैंने साकी से कहा था कि देखो मियाँ, बात ये है कि बहुत से लोगों जिनके बारे में तुम लिख रहे हो वो जिंदा नहीं है, तो वो अपनी तरदीद और तायीद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रा एहतियात से काम लो। मगर साकी ने तो ज़िंदगी भर कभी एहतियात की ही नहीं, तो मेरी बात क्या सुनती है? अपनी ज़िंदगी में एहतियात से काम नहीं लिया तो आपकी ज़िंदगी में कैसे किया? तो यही हो जाता है। अब आप बीती में मैं देखती हूँ, जो आप बीती है शाये होती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी ढूंढ रही थी, जितनी मुझे किताबें मिल सकी मैंने ली, लेकिन यह है कि आप बीती लिखना सही में बड़ा बहादुरी का काम है। उसमें सच और झूठ की बहुत बारीक लकीर रहती है। इधर से जरा से आप डोले के गिरे कटके वहीं, वाह वाह, तो बड़ी फिर अच्छी उसके बात बाद बहुत मुश्किल अच्छा, होता है। सच और झूठ के हवाले से सच सच बताएं, आपने शादी के बाद बहुत अरसे तक नहीं लिखा? हाँ, मैं सिर्फ 4 बरस, 4 साल मैंने नहीं लिखा। अच्छा, इसकी वजह ये थी, वो उबाल भी नहीं उठा? हाँ, वो उबाल मैंने लिखती थी, मगर चूंकि बच्चे दोनों बहुत छोटे थे और मियाँ एक निहायत ईमानदार मुलाजिम थे, गुजर बसर की भी औकात में ज़रा था, मतलब अपने बच्चों को खुद देखो, अपने घर को खुद संभालो, ससुराल पूरी घर में, मौका ही नहीं मिलता, ज़िंदगी कहाँ गुजर रही थी ये पता नहीं चल रहा था। 4 साल के बाद फिर उसके बाद लिखना शुरू किया, जब बच्चे स्कूल जाने लगे फिर उसके बाद शुरू हो गया। मशायरों में मैं तुम्हें किशोर एक बात बताऊं, मशायरों में मैं कभी खुशी से नहीं गई, मजबूरी से गई तो गई, तो ठीक है चली गई, और लेकिन उसके बाद कभी नहीं गई, बहुत कम गई, बहुत किसी ने वास्ते दिए, ये है वो है फलां चुनी चुरा तो चली गई, वरना नहीं गई। इन लोगों को एक बात बता दूं, मैं इन लोगों को एक बात बता दूं, क्या चीज़? ये मैं थी 7वीं या 8वीं क्लास में, सन 52 का किस्सा है। ज़हरा आपा पहली दफ़ा लाहौर आई हैं और लाहौर में जिगर मुरादाबादी और जोशमली आबादी और हाफिज़ जालंधरी से लेके सब शायर अभी बैठे। अभी जालिब तो पैदा ही नहीं हुए थे, बताओ शायर। तो वो उस वक्त एक उन्होंने सी लड़की काला कोट ऊपर पहने और सफ़ेद दुपट्टा सर पे भी पहने और सफ़ेद कपड़े पहने, बाकायदा यूनिफॉर्म मेरे सिलवाया था इन लोगों ने, हाँ, नहीं जा सकता। अब वो स्टेज पे आती है, अब स्टेज पे आती है तो आपस में बातें करके बातें हो रही कि अभी उन्होंने पहला शेर पढ़ा है तो सन्नाटा, और उन्होंने दूसरी गज़ल पढ़ी, फिर सन्नाटा, और 4 गज़लें थी, चारों सुना दी। उसके बाद सब कहें और उन्होंने कहा मेरे पास यही गज़लें थी, मैंने सुना दी। अब खड़े हुए हफीज़ साहब पढ़ने के लिए, लोग कहते हैं हम ज़रा निगाह, खड़े होते हैं जिगर मुरादाबादी पढ़ने के लिए, कहते हैं ज़रा निगाह। तो उस वक्त गुस्सा भी आया इन शायरों को कि ये लौंडिया कहाँ से आके छा गई हमारे ऊपर। तो ये उस वक्त का बात है कि जब मैं छोटी थी और ये मुझसे ज़रा सी बड़ी थी। नहीं, ये बात नहीं, पिछले इसी तरह का कोई फेस्टिवल था, तो जैसे बच्चे ये हमारे खड़े हैं वॉलंटियर्स, इन 2 बहुत ही प्यारे बच्चे थे, लाहौर की बात है वाली मैं भूल गई, तो वो मैं ज़रा दूर से मुझे लेके आ रहे थे, दोनों बहुत अच्छे बच्चे थे। उसमें से एक ने मुझसे बहुत माफ़ी मांग के पूछा, मैडम कैन आई आस्क यू समथिंग? आई सेड हाँ बेटा प्लीज़ डू। हाउ ओल्ड आर यू? I know it's a bad question, rather awkward. मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, I am 100 years old. He said, तो छोटा जो ज़रा छोटा था वो भी पीछे उसने कहा she's telling lie, she's lying. I said she's lying. उसने कहा कि
No, she's telling me she's 100 years old. He said, no, she's not 100. She must be nearing 95. मैंने दोनों को ऐसे गले से लगा लिया, उस छुटके को तो मेरा दिल चाहा ऐसे कि she's lying, she can't be 100. मैंने से बोला she must be nearing 95. क्या मुल्तान का जब आप और हबीब जालिब बैठे रह गए थे, या अल्लाह, वो तो बड़ा अजीब और गरीब बात है। वो तो मैं तो बिल्कुल अजीब अजीब किस्से, मशायरों के किस्से मेरा दिल चाहता है मैं लिखूं। वह एक मशायरा था, बहुत लोग इसी तरह से बैठे हुए, तंबू और गरम चाय और सब कुछ हो रहा था। अब एक साहब जो सेक्रेटरी थे मशायरे के, मालूम नहीं कौन थे, कोई कुरैशी साहब थे, कोई थे, वो उठे और उन्होंने कहा अब मैं जहरा को बुलाता हूँ, और उन्होंने मेरी तारीफ में कसीदा पढ़ दिया और ये कहा कि इनके सामने तो बड़े बड़ों के चिराग कुल हो गए। भाई ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तो तकरीर उन्हें लिख के नहीं दी थी, वो तो खुद ही बोल रहे थे। अब तमाम क़य्यूम नज़र साहब उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इस मशायरे से तमाम शोरा वॉकआउट करते हैं, अब कोई नहीं पढ़ेगा, अगर हमारे इस तरह से तारुफ करवा रहे हैं फला का, तो ये तो हम जा रहे हैं। सूफ़ी साहब भी थे, सूफ़ी साहब उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रोके, ओए बैठ जा, ओए क्या कर रहे हैं, बैठ जा भाई। तो वो कहाँ बैठे, उन्होंने सबको लिया और बाहर निकल गए। सूफ़ी साहब बेचारे बादिल नाखास्ता वहाँ गए, वो उनका दिल इतना नहीं था। अब मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई कि अल्लाह, स्टेज के ऊपर एक मैं, एक कुरैशी साहब, अब हम लोग कैसे मशायरा पढ़ेंगे। तो अब मैं तो टांगे कांपे और पसीने छूट रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इतने मैंने देखा स्टेज के पीछे कोने में एक आदमी बिल्कुल यूँ बैठा हुआ है, उसने कहा बीबी परेशान न हो, मैं बैठा हूँ, मेरा नाम हबीब जालिब। मैंने कहा अच्छा, हिम्मत बंधी। फिर जनाब मशायरा शुरू हो गया। अब मैं पढ़ूँ 3-4 चीज़ें, फिर जालिब पढ़े, फिर मैं पढ़ूँ, फिर जालिब पढ़े, फिर मैं पढ़ूँ, फिर जालिब। अच्छा, बाहर सर्दी काफ़ी और सारे शायर बैठे कपकपा रहे कि भाई अब हमें मना के ले जाओ, हैं, मगर कोई तो, ये तो भाई पार्लियामेंट में यही होता, आपने देखा कि वॉकआउट क्या, और फ़ौरन भेजा किसी को कि जाओ मना के लाओ, और वहाँ कौन मनाने जाए। कुरैशी साहब को इतना गुस्सा, और मेरा कोई सवाल नहीं, और हबीब जालिब भी जाने को तैयार नहीं, और सामईन है कि वाह मशायरा जा रहा है आसमान पे। अब जब बहुत सर्दी लगने लगी और बिल्कुल बेकाबू हो गए, तो फिर खुद वापस आए। सूफी साहब ने कुरैशी साहब को काफ़ी डांटा, सानू बुलाते क्यों नहीं, वो खुदा दा वास्ता, सर्दी में हमको मार दिया तुमने, बुलाते ही नहीं, खुदा दा वास्ता भाई बुलाओ। अब उन्होंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा, उन्होंने कहा मैं नहीं बुलाऊँ। खुद आए और ख़ुद सब बैठे। उसके बरसों बाद मेरी क़य्यूम नज़र साहब से मुलाकात हुई, बिल्कुल दूसरे माहौल में, मेरी शादी हो गई थी। वो अल्ताफ़ गौहर साहब के दोस्त थे, अल्ताफ़ गौहर साहब मेरे मियाँ के बहुत दोस्त थे, हम लोग साथ साथ ही रहते। उन्होंने कहा कि ज़हरा मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, मैं उस दिन की बदतमीज़ी पे बड़ा नादिम हूँ। मैंने कहा सुनिए क़य्यूम नज़र साहब, मेरे दिल में भी आपकी बड़ी इज़्ज़त है, लेकिन अगर मेरी शादी अल्ताफ़ गौहर के दोस्त या सिविल सर्विस वाले से ना होती तो आप मुझसे माफ़ी मांगते। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा उनसे, मेरे दिल में इतना दुख था इस बात का कि एक लड़की के लिए अगर उन्होंने कह दिया, चलो गलत कहा सही कहा, तो उसमें वॉकआउट तो नहीं, मगर इतनी उम्दा सर्दी खाई सब ने कि मेरे ख्याल में 2-1 को तो निमोनिया ज़रूर हुआ है। मैंने बद्दुआ नहीं दी। मुल्तान में वैसे ही जनवरी फरवरी इतना सख्त सर्दी होती है, तो वो चाय भी धरी की धरी रह गई, अकेले बाहर बैठे हैं सबके सब 10-12 और कांप रहे, और कोई बुलाने को नहीं आता। ये हुआ बस, एक तो किस्सा यही था। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, लोग यकीन नहीं करते थे ये लिखती है, ये तो बहुत दिनों तक रहा, कौन लिख के देता है, ये है फलां चुनी चुना।
कितना हुआ, बहुत हुआ। आपा किस्से तो बहुत हैं और ये हिकायत इतनी लजीज है कि इसको मुख्तसर करने का जी नहीं चाहता। नहीं। काश आप इन वाकयात को लिख भी दें और जब तक ना लिखें आप हमें सुनाती रहें ताकि हम मुल्तान की सर्दी से लुत्फ अंदोज होते रहें। और इस सेशन को अब चूंकि ख़त्म करना है, ख़त्म करने का इशारा आ गया। 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं जो इससे पहले कि हमारी उम्र पूछ लें हमें सेशन ख़त्म करना है। आपका बेहद शुक्रिया।